नमस्कार क्लास, मैं मनु चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक की। इस किताब के अंदर चैप्टर नंबर हमारा जो 6 चल रहा है, इसमें हम निर्माण उद्योग की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लेक्चर इसके आ चुके हैं, एक से बढ़कर एक है सारे, क्योंकि सारे में एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। आज के इस मज़ेदार लेक्चर में जो लेक्चर नंबर हमारा 8 है, इसमें भी एक मज़ेदार और शानदार वाली चर्चा हम करने वाले हैं। हम भारत के सारे उद्योगों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले पूरे चैप्टर में खनन किया था, यानी खनन के द्वारा कई वस्तुओं को हमने धरती से बाहर निकाला था। खनन यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को खोद कर प्राप्त किया जाता है। खनन करने के बाद हम प्राकृतिक गैस जैसी कई चीजें, लोहा, इस्पात, आयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम आदि चीजें बाहर लेके आए थे और फिर उन चीजों को जब बना रहे हैं वो कहलाता है उद्योग। और इस उद्योग के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए अलग अलग उद्योगों को पढ़ रहे हैं और आज हम जिस उद्योग को पढ़ने वाले हैं वो है हमारी चीनी। अगर डच वाले नहीं होते, क्या कह रहे हैं हम, अगर डच वासी नहीं होते तो चीनी भारत में नहीं आती। डच ही वो लोग थे। डच जैसे फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सारे विदेशी लोग भारत के अंदर आए। आर्य जैसे आए उस प्रकार से पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज भी आए। अगर पुर्तगाली नहीं होते तो तंबाकू नहीं होती। पुर्तगाली अच्छी चीज भी देखे गए, काजू लाए पुर्तगाली पहली बार, है ना। तो कुछ चीजें विदेशी लेके आए, भारतीय उनके बारे में कम जाना करते थे। लेकिन डच वासी आए 1840 के आसपास और उन्होंने बिहार के कई क्षेत्रों में धीरे धीरे गन्ने से चीनी बनाना शुरू किया। किससे चीनी बनाना? गन्ने से। तो आज उस चीनी उद्योग को हम शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ने वाले हैं, जिसे गन्ना पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होगा तो ही चीनी उद्योग चलेगा। जैसे सूती वस्त्र जब चला था जब कपास साथ आई थी, बिना कपास के सूती वस्त्र नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार से बिना गन्ने के चीनी उद्योग नहीं चल सकता। इसको मैं गन्ना उद्योग भी बोल सकता हूं, जिस प्रकार सूती यानी कि कॉटन वाले उद्योग को मैं कपास उद्योग बोल सकता हूं। ठीक उसी प्रकार से गन्ने पर पूरी तरह से टिका हुआ है, जिसकी आधारभूत जिसकी नींव जो है वो गन्ने से बनी हुई है, वो है चीनी उद्योग। आज इसमें ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं और बड़ी मजेदार चर्चा हम करने वाले हैं और इसी क्लास में क्लास हम करने वाले हैं। मस्ती से पढ़ते जाना है, एक एक चीज हम समझने वाले हैं। चीनी उद्योग को हम समझने वाले हैं, क्या है, क्यों है और कैसे सामने आया, ये सारी चर्चाएं हम इस उद्योग में करेंगे। चीनी उद्योग आप सब जानते हैं गन्ने पर टिका है, यानी गन्ना जब तक नहीं है तब तक चीनी नहीं है। गन्ना आधारित उद्योग है, आधारित उद्योग है, यानी कि पूरी तरह से किस पर टिका हुआ है? गन्ना आधारित उद्योग है। और इसकी क्या खास बात है? इससे पहले हम थोड़ा गन्ने को समझ लेते हैं। गन्ना उन क्षेत्रों में होगा जहां दोमट मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी? दोमट मिट्टी। मोस्टली गन्ना और कपास, मोस्टली गन्ना और कपास दोनों को अच्छी बारिश चाहिए। कपास को लगभग चाहिए 70 से लेकर 100 के आसपास, जबकि गन्ना जो है उसको अगर वर्षा की बात करें, गन्ना जो है इसको अगर वर्षा की हम बात करें तो हम पढ़ के आए हैं वैसे तो फसलें, पिछले 5वें चैप्टर के आसपास फसलें पढ़ी थी हमने। गन्ना जो है उसको लगभग 75 से यानी 75 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, उसी क्षेत्र में गन्ना होता है। तो मोस्टली ये दोनों चीजें आसपास ही होती है, इसलिए गन्ना उद्योग यानी कि चीनी का जहां उद्योग होगा उसके आसपास ही कपास वाला सूती वस्त्र भी होगा। सूती वस्त्र को कॉटन वस्त्र भी कहते हैं और कॉटन और पॉलिश की राजधानी भी मैंने आपको याद कराया था। सूरत और अहमदाबाद जैसी चीजें भी वहां आ रही थी। एक एक स्टेट में कौन सी चीजें फेमस है ये भी हमने देखा था। कोयम्बटूर क्यों प्रसिद्ध है ये भी देखेंगे, लेकिन वही कोयम्बटूर हम गन्ने में भी देखेंगे चीनी उद्योग में, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि गन्ना और कपास आसपास के क्षेत्रों में होते हैं और इनका उद्योग वहां लगेगा। गन्ना और कपास आधारित उद्योग जो है दोनों वहां लगेंगे। इन दोनों से क्या बनता है? इस गन्ने से तो आप सब जानते हैं, हम पढ़ ही रहे, चीनी बनती है।
जबकि इस कपास से जो है सूती वस्त्र बनते हैं, सूती वस्त्र बनते हैं। और ये दोनों उद्योग वहां लगेंगे जहां कच्चा माल उपलब्ध हो, यानी ये दोनों जो उद्योग है कच्चा माल आधारित है, कच्चा माल आधारित है। ये माल इनको मिल जाता है तो ये चलते हैं, नहीं तो ये बंद हो जाते हैं, पूरी तरह से कच्चे माल पर आधारित है। खास बात क्या है, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब होना, इसको हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास। यानी कि दोनों ही उद्योग वजनह्रास भी इसको कह सकते हैं, वजनह्रास यानी कुछ समय बाद इनका वजन घट जाता है। जैसे हम गन्ने को ही देख लें, गन्ना जो है इसकी 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में पेरोई हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, पेरोई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पेरोई हो जानी चाहिए गन्ने की 24 घंटे में। इसका क्या मतलब है, यानी कि गन्ना जहां जिस खेत में पैदा किया गया है उसको वहां से जब भी काटा जाता है अगले 24 घंटे के अंदर वो चीनी की उस मिल में पहुंच जाना चाहिए जहां उसकी चीनी बनाई जाएगी। नहीं तो उसमें जो सुक्रोज की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, सुक्रोज की मात्रा, अगर 24 घंटे के अंदर इसको हम उस उद्योग में नहीं पहुंचाते हैं जिसमें इससे चीनी बनेगी तो इसमें सुक्रोज की मात्रा घटने लगती है, घटने लगती है। इसलिए मीठापन खत्म हो जाता है, उसमें अंदर जो रस होता है, जो जूस होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो गन्ना उद्योग में दो चीजों का मोस्टली ध्यान रखना पड़ता है। एक तो 24 घंटे के अंदर इसे पेरोई क्षेत्र में पहुंचा देना होता है। जैसे कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो तट पर है, जैसे विशाखापत्तनम के आसपास अगर कोई उद्योग होगा तो वो ठंडा माहौल है, वहां गन्ना जल्दी से, गर्मी है नहीं ज्यादा तो गन्ना जल्दी से सूखता नहीं है, तो वहां तो लंबे समय बाद ही पेरोई हो सकती है। लेकिन अधिकतर राज्य, यूपी बिहार जैसे राज्य हैं, वहां गन्ने को फटाफट से जो है फैक्ट्री में पहुंचाना होता है, क्योंकि धीरे धीरे सुक्रोज की मात्रा उसमें घटने लगती है। वर्षा की अगर बात करें तो गन्ना उद्योग को 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। दोमट मिट्टी चाहिए, जैसे इसमें हमने पढ़ा कपास में हमें मोस्टली काली मिट्टी की जरूरत होती थी। किस मिट्टी की, काली मिट्टी की मिट्टी। आधे लोग सोच रहे सर दिख तो रहा ही नहीं है, क्या लिख रहे हो आप, अब देख लो भाई, काली मिट्टी है ना, तो काली मिट्टी लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, तो उसकी जरूरत होती है। तो दोनों उद्योगों को हम कंपेयर भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि डाउट नहीं रहे, कोई भी डाउट तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, मस्ती से पढ़ना है। तो 24 घंटे में इसकी पेरोई हो जानी चाहिए। सुक्रोज की मात्रा इसमें धीरे धीरे घटने लगती है। 75 से 120 सेंटीमीटर के आसपास इसको क्या चाहिए होता है, लगभग इसको पानी की आवश्यकता होती है। कौन सा उद्योग पढ़ रहे हैं, चीनी उद्योग। तापमान की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, तापमान, तो इसे 30 से 35 सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए, 30 से 35 सेल्सियस तक इसको तापमान की जरूरत होती है, ये आप पक्का ध्यान रखें, ठीक है ना। दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। गन्ना उद्योग जब चल सकता है जब ये सारी चीजें, सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो। जब तक गन्ना उद्योग नहीं चल सकता जब तक उसके सामने ये सारी परिस्थितियां सोल्व नहीं हो जाती। इसलिए गन्ना उद्योग मोस्टली उसी क्षेत्र में होता है। अधिकतर गन्ने के जब भी आप उद्योग देखेंगे, गन्ना उद्योग बोलूं या चीनी उद्योग, बात एक ही, गन्ने के जितने भी आप उद्योग देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये उसी स्थान पर है। या तो दो नदियां आपस में मिल रही है या जुड़ रही है, या कोई क्षेत्र है, दो आब क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं। यानी अधिकतर गन्ने के उद्योग, जैसे यूपी में हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में गन्ना उद्योग की जब बात करेंगे, चीनी उद्योग की जब बात करेंगे, गन्ना और चीनी एक है, फिर बता रहा हूं। चीनी उद्योग को जब उत्तर प्रदेश में हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे गंगा और यमुना का जो दो नदियों का संगम, दोनों नदियों से बना हुआ क्षेत्र दो आब कहलाता है। जैसे पंजाब में हम देखते हैं ना पंच आब, तो कई नदियां मिलकर पंजाब बना है। 5 प्रकार की नदियों से पंच आब, मतलब नदियों का जो समापन जहां हो रहा है वहां एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। नदियों का मिलना जिसे हम कह सकते हैं, तो वो आब होता है। वो क्या होता है, आब, नदी क्षेत्र। तो दो नदियां मिलती है तो दो आब कहलाता है। तो इस प्रकार से पंजाब में 5 आब बने हुए हैं, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब है। वैसे यूपी में गंगा और यमुना जहां मिलेगी वहां हमेशा चीनी उद्योग लगेगा, क्योंकि वहां गन्ना होगा।
तो ये उसी क्षेत्र में होते हैं। दूसरा तराई क्षेत्र यूपी का जो तराई क्षेत्र है वहां भी आपको गन्ना ज्यादा देखने को मिलता है। तो यूपी हमेशा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी उद्योग कहाँ होंगे, जहां गन्ना होगा। और गन्ना कहाँ होता है, एक तो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में और एक तराई क्षेत्र में वहां होता है। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों के नाम भी पढ़ेंगे। ऐसे ही हम मध्य प्रदेश को भी पढ़ेंगे, ऐसे ही हम महाराष्ट्र को भी पढ़ेंगे, ऐसे ही हम राजस्थान जहाँ गन्ना बहुत कम होता है लेकिन गंगानगर में थोड़ा थोड़ा गन्ना हो जाता है तो उस क्षेत्र में पढ़ेंगे। भागलपुर जैसी चीजें हैं वहाँ भी गन्ना होता है तो चीनी उद्योग वहाँ भी लगे हुए हैं। तो राजस्थान सहित, राजस्थान में तो कम होता है, राजस्थान सहित भारत के जो बड़े बड़े राज्य है गन्ना उद्योग के क्षेत्र में, उन सारों का अध्ययन हम आज करने वाले। तो ये एक ऐसी फसल है जिसपे पूरी तरह से चीनी उद्योग टिका हुआ है, यानी गन्ने पे टिका हुआ पूरी तरह से। लेकिन जैसे यूरोप है, यूरोप के अंदर, किसके अंदर, यूरोप के अंदर गन्ना नहीं होता, तो इसका मतलब क्या वो चाय नहीं पीते, क्या उनके चीनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो चकुंदर से, यूरोप में चकुंदर, किससे, चकुंदर से चीनी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, चकुंदर से चीनी बनाई जाती है। किससे बनाई जा रही है, चकुंदर से चीनी बनाई जा रही है। अजीब अजीब लोग हैं। VISL, हमने जब लोहा उद्योग पढ़ा, जब हमने क्या देखा, वो लोग चारकोल से विद्युत बना रहे हैं। किससे विद्युत बना रहे हैं, VISL सबसे स्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, बसावट के हिसाब से ऐसा लोहा इस्पात का कारखाना था जो सही नहीं है बिल्कुल भी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से, और सबसे अच्छे से बसा हुआ है जमशेदपुर टाटा वाला, वो सारी चीज़ों को आसपास लेकर बैठा है। तो ऐसे ही जैसे हमने लोहा इस्पात पढ़ा, ऐसे ही कंपेयर करते हुए हम गन्ना और कपास उद्योग को पढ़ रहे हैं। और कॉटन, इसको कपास को हम कह ही रहे हैं। गन्ने में कई प्रकार की बीमारियां भी होती है, लेकिन यूरोप में चकुंदर से चीनी बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और गन्ना उद्योग जो है, कौन सा उद्योग, गन्ना उद्योग या चीनी उद्योग कह दो, गन्ना उद्योग डच वासियों की देन है, डचों की देन है। किसकी देन है, डचों की देन है, यानी डच वासियों का दिया हुआ उद्योग है ये, ठीक है ना। तो वजनहार से जल्दी खराब हो जाता है, इसको यहां से मैं थोड़ा मिटा देता हूं, जल्दी खराब हो जाता है, ये आप याद रख लेना, वजनहार से, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूं एक बार वापस, यहां लिख देता हूं, वजनहार से यानी जल्दी से सूख जाता है, वजनहार से, ठीक है, जल्दी खराब हो जाता है, ये तो आप समझ जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां जब बैठती है तभी गन्ना उद्योग चलता है, चीनी उद्योग चलता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाता। चीनी उद्योग के लिए चीजें जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, चीनी उद्योग के लिए 100 kg गन्ना अगर हमारे पास है तो इससे कितनी शक्कर बनेगी, कितनी चीनी बनेगी, तो 9 से 12 kg चीनी निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, चीनी का निर्माण होगा। कितना होगा भाई, 9 से 12 किलो, यानी 100 किलो गन्ना अगर हमारे पास है तो उसको नीचो के जब हम शक्कर बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, तो कितनी हो जाएगी, 9 से 12 किलो। अब देख लो, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि परिवहन में ठीक कौन सा रहेगा, यानी किसका परिवहन आसान है, गन्ने का या चीनी का, तो चीनी का। गन्ने को भर भर के ले जाना मुश्किल है, इसलिए हमेशा पास में लगाया जाता है। जिस खेत में गन्ना हुआ, जिस आसपास के खेतों में गन्ना हो रहा है उसके आसपास में उद्योग लगा देते हैं, गन्ने को फटाफट से लेके आ जाते हैं और चीनी को जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देते हैं, है ना, ताकि गन्ने को नहीं ले जाना पड़े दूर दूर। इसलिए परिवहन के हिसाब से चीनी का परिवहन ठीक रहता है बजाय गन्ने के, और कपास के बजाय सूती वस्त्र का परिवहन ठीक रहता है। सारी कपास को ले जाना मुश्किल है। अंग्रेज भी इस चीज को समझ गए थे, इसलिए भारत में ही उन्होंने इन उद्योगों को लगाया। बाकी सारे उद्योग आप पढ़े, हमने देखे कि सारे उन्होंने बाहर जा जाके लगाए थे, लेकिन बाकी उद्योग उन्होंने यहाँ लगाने का प्रयास किया जो खराब हो जाते थे। जो वजनहार उद्योग थे दोनों के दोनों, ये अधिकतर आप देखेंगे जूट का उद्योग हो गया, गन्ना का हो गया, कपास का हो गया, सूती वस्त्र, कागज वाले सारे उद्योग उन्होंने यहीं लगाने के प्रयास किए, क्योंकि इसकी डिमांड भारत में ज़्यादा है, पहली शर्त ये, और दूसरा ये वजनहार प्रोडक्ट है जो आगे जाके वापस यहाँ से बाहर बेचा जाता है कच्चे माल को, और तैयार होकर जब तक भारत में आता है तो आधा सूख जाता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखा गया। अब हम कुछ चीज़ें याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये मोस्टली आपको ये पूरा याद होना चाहिए, आपका सवाल गलत नहीं होगा।
जब हमने सूती वस्त्र पढ़े तो भी मैंने कुछ ऐसा लिखाया था शुरू में आपको, वो आपको याद हो गया, आपका काम हो गया है ना। और अगर ये याद हो गया इसके अंदर तो सवाल गलत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आगे देखिए, चीनी उद्योग। भारत में एक एक चीज को पढ़ेंगे हम, और पीपीटी फॉर्म में भी पढ़िए आपके सामने। अभी ये भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है, हम जानते हैं भाई साहब, अभी अभी पढ़े हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ, बिना गन्ने के चीनी बना सकते हैं? यूरोप बोले बना सकते हैं साहब, यूरोप वाले क्या बोले, बना सकते हैं। चीनी आई कहां से बताओ? डच लोग लेके आए 1840 में, बिहार के लोगों को चस्का लगाया सबसे पहले, है ना। आजकल तो ज्यादा मिले उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है, लेकिन मेरे प्यारे लाडलों और लाडलियों, यूरोप मुख्य रूप से चुकंदर से चीनी का उत्पादन करता है। यानी यूरोप जो है वो चुकंदर से चीनी बनाता है। किससे बनाता है? चुकंदर से, ठीक है। भारत में आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का पहला और पहली बार चस्का लगाने वाले डच वासी थे। डच के जो व्यापारी थे डच देश के, वो वास्को डी गामा तो पुर्तगाल का था, जो मई की चिलचिलाती धूप में केरल के कालीकट बंदरगाह से भारत में प्रवेश कर जाता है। 14 मई के आसपास की बात है। भारत की खोज कर देता है, जाते हुए काली मिर्च लेके जाता है और वहां जाके 60 गुना दामों में बेच देता है। पूरे संसार में हो हल्ला मच जाता है कि ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया है जिसको पकड़ो रे। सारे के सारे लोग आते हैं और भारत को लूटना शुरू कर देते हैं। पहले पुर्तगालियों ने शुरू किया था और हम गालियां देते हैं अंग्रेजों को, लेकिन उन्होंने भी कम नहीं लूटा था भारत को। अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी लूटा, पुर्तगाली भी आए, उन्होंने भी लूटा, फ्रांसीसी भी आए, डच भी आए, स्वीडिश भी आए, शक भी आए, हूण भी आए, कुषाण भी आए। जिसका मन किया इस भारत को सोने की चिड़िया से पीतल का चिड़ा बना के छोड़ दिया। आज भारत कंट्री फिर से वापस सोने की चिड़िया की ओर है। और अब तो भारत का नाम भी बदला जा रहा है। भारत का नाम भारत ही है, मैं तो भारत ही कह रहा हूं। क्या इंडिया था संविधान में लिखा हुआ है, उसको इंडिया नहीं कहा जाएगा, अब भारत को सिर्फ भारत कहा जाएगा। ऐसा प्रोसेस है रूटीन में, है ना। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, भारत कहना अच्छा लगता है या इंडिया कहना अच्छा लगता है? भारत में आधुनिक ढंग से चीनी बनाना डच वालों ने सिखाया। 1840 में उत्तर पश्चिम बिहार में किया गया, जो ज्यादा सफल नहीं रहा। यहाँ पे ये सफल लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत शक्कर बनी, हालांकि सही शेप में नहीं बनी। समझ नहीं आ रहा था गुड़ एक शक्कर है, क्योंकि गुड़ भी किससे बनाया जाता है? गन्ने से बनाया जाता है ना। अब आधे लोग कहेंगे सर फिर उसका कलर चेंज कैसे हो? चीनी तो अगर सफेद नजर आ रही है, गुड़ ऐसा नजर आ रहा है, तो एक अलग से टॉपिक लाएंगे, गुड़ का कलर ये क्यों होता है ना, ठीक है ना। 1903 में ये सफल रहा है, 1840 में। अब हम सफल वाला देखेंगे, ठीक है ना। 1903 में अब अंग्रेजों को पता चल गया कि डच वाले चीनी बना रहे हैं। उससे पहले मैं बना दूं, क्योंकि चाय का चस्का तो मुझे भी लगाना है, क्योंकि भारतीयों को इतना कमजोर बनाना है कि सुबह इनकी नींद ही नहीं खुले उठते है ना, जब तक चाय नहीं मिला, है ना। ये बहुतों के साथ होता है। 1903 में अंग्रेजों ने सफल मिल लगा दी भाई साहब, सफल फैक्ट्री लगा दी। सफल यानी कि जो सक्सेस होगी, और वो उन्होंने लगाई है बिहार के मंडोरा जो जगह है सारण जिले में। प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना। सफल हो गए साहब अंग्रेज। हमें सन याद हो जाने चाहिए। पहला सन हमारे पास आया है 1840, भूलेगा नहीं कोई भी भाई साहब। ये तो वो है जो बिहार में लगी, डचों ने लगाई फैक्ट्री, जो असफल रही, सफल नहीं हो पाई। और कुछ ही समय बाद 1903 में अंग्रेजों ने, मेरे साथ याद करो, अंग्रेजों ने उसी बिहार में जहां डचों ने लगाई थी एक फैक्ट्री लगाई, सारण जिला, बिहार का कौन सा जिला? सारण जिला, मंडोरा स्थान पर। बिहार के सारण जिले में मंडोरा स्थान पर एक फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगा दी 1903 में, और जो सफल रही भाई साहब चीनी के लिए। आगे देखिए, चीनी उद्योग एक वजनहार उद्योग है, वजनहार उद्योग है। अरे टाइम पे अगर गन्ने को नहीं पहुंचाया जाता है तो सूख जाता है, और हमने देखा था उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। किसकी मात्रा? सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। और सुक्रोज की मात्रा अगर कम हो जाती है तो फिर गन्ना नहीं रहता भाई साहब, सिर्फ छिलके रह जाते कि नहीं रह जाते? ठीक है। 100 किलोग्राम गन्ने से 9 से 12 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति होती है। यानी 100 किलो गन्ना भर भर के लाओ आप, उसे मात्र कितनी? 9 से 12 किलो चीनी।
बड़ी दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। कम से कम 100 किलो में 50 किलो तो होनी चाहिए ना, ठीक है। वो गन्ने पे डिपेंड करता है, कई जने में तो 9 से ही कम चली जाती है, 8.5 होती है, वो दुखी हो जाता है बेचारा, जिंदगी खराब हो गई है ना। चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन कठिन है, ये भी आपको समझा चुका हूं मैं। चीनी की तुलना में, यानी चीनी जो होती है उसके बजाय गन्ने का परिवहन कठिन होता है। अब आप खुद बताओ, चीनी को ले जाना आसान है या फिर गन्ने को ले जाना? गन्ना तो ट्रक भर भर के ले जाना पड़ेगा। अगर 100 किलो गन्ना है तो आपको एक ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। लोडिंग ऑटो टेम्पो की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शक्कर है 9 से 12 किलो हाथ में उठा के ले गए आप। परिवहन सस्ता किसका? परिवहन आसान किसका? परिवहन सुलभ किसका? चीनी का। ऐसे अगर सूती वस्त्र और कपास को देखें तो कपास का कठिन, सूती वस्त्र का आसान। कंबल बना दी, डाली कंधे के ऊपर और ले गए आराम से, है ना। जबकि कपास को तो बोरा भर के उठाने में जोर आता है, फिर ट्रैक्टर वगैरह लेके जाएगा। तो ये ऐसा आसान सवाल पूछ लेता है जो कि बहुत कठिन लगता है, ठीक है। इसीलिए मील को कहां लगाया जाएगा? जहां गन्ना हो रहा है उसी स्थान पर, ताकि चीनी को जहां ले जाना है वहां ले जाया जा सके। ये चीनी की मील है जो आपको दिखाई दे रही है। ढेर सारे कर्मचारी अंदर श्रमिक जो है वो काम कर रहे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे इनकी छुट्टी हो जाती है मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में ना। छुट्टी होगी तो जैसे बाहर आएंगे मैं बता दूंगा आपको, है ना, ठीक है ना। ये समझ लेना आप, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद बिहार और इसे सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में चीनी की मिलें लगाएगी। मैं तो कहता हूं लत लगाएगी चीनी की। क्या लगाएगी? लत। सबसे पहले बिहार में डच्चों ने लगाया 1840 में। उसके बाद 1903 में इसको और अंग्रेजों ने तूल पकड़ा दिया। बिहार के मंडोरा से सारण जिले से चलती हुई मिलें आगे की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी लगने लग गई। 1931 में आते आते उत्तर भारत में, सिर्फ उत्तर भारत में, उत्तर की तरफ, है ना, सिर्फ उत्तर भारत में 31 चीनी की मिलें स्थापित हो गई। 31 चीनी की मिलें बन गई, ठीक है। 1932 में इस उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला। देखो बार बार आपके सामने सन आ रहे हैं। 1931 में कितनी मिलें थी? 31। 1937 में जाते जाते कितनी हो जाएगी? 1931 में इसको क्या मिल गया? संरक्षण मिल गया। अभी समझाता हूं मैं क्या होता है संरक्षण, ठीक है। 1937 में क्या मिल गया? 1937 में 137 मिलें थी। कितनी थी? 137। बताओ 1903 में क्या हुआ? 1903 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई। किसने लगाई? अंग्रेजों ने। कहां लगाई? यूपी में, नहीं, बिहार में, मंडोरा, सारण जिले में। और 1840 में अंग्रेजों से पहले डचों ने प्रयास किया और वो सफल नहीं हुए। ये क्रम आपको याद रखना है और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। 1937 में 137 चीनी मिलें उत्पादन कार्य करने लगी और धीरे धीरे चीनी का जो आयात है उस पर कर लगा दिया गया। यानी कोई भी चीनी बाहर से नहीं लाएगा, विदेश से। चीनी भारत में बन रही है तो बाहर क्यों जा रहे हो? यानी कि ये भी एक पॉलिसी थी अंग्रेजों की है, भारतीय तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये संरक्षण जिसने लिया है, वो चीनी की मिलों का जिसने संरक्षण लिया वो अंग्रेज है। सारी चीनी की जितनी भी मिलें थी अंग्रेजों के अंडर में आ गई, संरक्षण ले लिया उन्होंने। इसीलिए लिखा है सरकारी संरक्षण इनको मिल गया था 1931 और 32। ये 32 है भाई, है ना। 1932 में संरक्षण मिल गया। तो ठीक है, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन यही चीज यहाँ है। तो मैंने तो आपको सन याद कराने के लिए, सन आपको याद हो जाना चाहिए। 1840, 1903, 1931, फिर 1932 और फिर 1937। 31 मिलें कब थी? 137 कब थी? संरक्षण कब मिला? अंग्रेजों ने कब लगाई, कहां लगाई, और उत्तरी भारत में कितनी मिलें कब तक हो गई थी? ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझिए। इससे आगे अगर हम देखें तो चीनी उद्योग एक वजनहार उद्योग है, ये तो हम देख ही चुके हैं। चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्र में होती हैं, ठीक है ना। ये रिपीट कैसे हुआ? चीनी उद्योग एक वजन हार्स वाला है। 9 से 12 किलोग्राम चीनी बन पाती है। चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन कठिन है। चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में आसपास ही की जाती है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में लगाने की एक और मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गन्ने के खेत से कटने के 24 घंटे के अंदर उसकी पेराई हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? इस चीज को पकड़िए आप, पेराई अगर नहीं होती है तो उसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। भाई हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि ये जैसे खेत है, अगर यहां से मान लो 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 2000 किलोमीटर मान लो इसको आप, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2000 किलोमीटर जाके हमने यहाँ पे चीनी बनाने की मील लगाई है। किसकी? चीनी मील।
अब बताओ यहाँ पहुंच पाएगा गन्ना? गन्ना यहाँ पहुंचेगा जब तक सूख जाएगा। अगर गन्ना सूख जाता है तो इसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम हो जाती? सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। और इसमें अगर सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है तो फिर गन्ना गन्ना ही नहीं रहा, सिर्फ छिलके हो गए। इसलिए हमेशा फैक्ट्री को, अगर ये ढेर सारे खेत अगर इस क्षेत्र में है तो गन्ना फैक्ट्री इस जगह लगाई जाएगी। इससे क्या होगा? परिवहन आसानी से हो पाएगा गन्ने का, क्योंकि गन्ने का परिवहन कठिन होता है। अगर कपास का होता तो भी यही प्रक्रिया होती। परिवहन जो है आसानी से हो पाएगा। ये परिवहन हो गया तो तैयार जो चीनी है उसका परिवहन भी आसानी से हो जाएगा। तैयार जो चीनी है उसका परिवहन भी कैसे हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीज को ये यहाँ बता रहा है कि 24 घंटे के अंदर पेरोई हो जानी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, तटीय क्षेत्र, वहां पेराई को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, वहां ठंडक है। ठंडक है तो वहां गन्ना जल्दी से सूखता नहीं है, तो वहां पेरोई थोड़ी सी लेट भी हो सकती है। अब आप कहेंगे सर पेरोई पेराई क्या है? गन्ने का जूस बना के चीनी बना देना, बस पेराई है। 24 घंटे में अगर ये नहीं करते हैं तो गन्ना सूख जाता है, सुक्रोज की कमी आ जाती है। ये तीनों चीजें यही बता रहे हैं और ये मजबूरी है, फैक्ट्री को आसपास ही लगाना पड़ता है जहां 24 घंटे में गन्ना पहुंच जाए। छोटी छोटी बातें हैं। गन्ना कहां कहां होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उत्तर प्रदेश में होता है, हम एक एक राज्य में देखेंगे कि कौन कौन सी जगह है। महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, गुजरात में होता है, बिहार में होता है। किस में होता है? बिहार में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, अतः चीनी उद्योग का विकास इन्हीं राज्यों में अधिक हुआ। क्यों भाई? इनमें गन्ना होता है, फिर चीनी उद्योग यहाँ क्यों है? अरे गन्ने से ही तो चीनी बनती है, सब जानते हैं ना, जानते हो ना। तो ये सारे हैं। इसके अलावा भी राजस्थान है और भी कई राज्य हैं जिसको हम देखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। उत्तर प्रदेश में याद करने का सबसे आसान तरीका याद करवाने वाला हूं मैं अब आपको। उत्तर प्रदेश में दो ही जगह चीनी, एक तो गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र। क्या कह रहे हैं हम? गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र, और दूसरा यूपी का तराई क्षेत्र। गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र और तराई क्षेत्र, यूपी में दो ही स्थान। लेकिन इसके अंदर जो गांव आते हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये यूपी है, यहां गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों को दो प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। दो प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। पहला गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र, और दूसरा उत्तर पूर्व में जो तराई क्षेत्र है यूपी का। यूपी में दो ही जगह चीनी की फैक्ट्री, दो ही जगह गन्ना। दो आब क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जो दो आब क्षेत्र है ये वाला, इसके अंतर्गत आता है आपका सहारनपुर। क्या आता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद। चारों नाम आपको याद हो जाना चाहिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद। देखो उल्टा बोलो, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, ये वाला क्षेत्र है। तो चार तो आपको इसमें याद करने हैं, चार तो ये क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी तराई क्षेत्र की अगर बात करें तो यह आपका तराई क्षेत्र है यूपी का। यूपी में के और खे दो ही जगह, एक तो दो आब और एक तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में हम बात करेंगे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, सीतापुर। कैसे याद करेंगे? गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, फैजाबाद, सीतापुर, गोंडा, देवरिया, बस्ती, गोरखपुरा। आपको यूपी याद हो जाना चाहिए। बात अगर अच्छी बात नहीं, अगर याद नहीं होता है तो याद करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूपी में दो क्षेत्र, दो आब क्षेत्र और तराई क्षेत्र। दो आब की अगर बात करें तो 4 जगहों के नाम याद करने हैं, और अगर तराई की बात करें तो 6 जगहों के नाम याद करने हैं। आपका यूपी कंप्लीट। यूपी में चीनी कहां बनती है अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखिए कौन सा राज्य आएगा। शुरुआत में चीनी मिलें बिहार या उत्तर प्रदेश में ही थी सबसे ज्यादा। ये तो डच्चों ने लगाई, ये भी डच्चों ने, अंग्रेजों ने लगाई, फिर धीरे धीरे ये असफल रही शुरू में 1840 में, फिर 1903 में यहां लगी जो सफल रही, अभी अभी तो देख का है। फिर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने लगी। उत्तरी भारत में लगभग 31 मिलें हो गई थी। सकेंद्रित का मतलब है कि सारी वहां की वहीं थी, ठीक है। 1970 के दशक में चीनी मिलों का विकेंद्रीकरण दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र की तरफ भी मिलें लगने लगी, तमिलनाडु की तरफ भी मिलें दिखाई देने लगी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ओर भी हुआ। इसके मुख्य कारण थे
मतलब धीरे धीरे पूरे भारत में चीनी की मिलें लगने लग गई। सबसे पहले आदत लगाई डचों ने बिहार में, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी लगने लगी, फिर महाराष्ट्र जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे, आगे आदि राज्य जो है कर्नाटक जैसे, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जैसे राज्य में, महाराष्ट्र के पुणे जैसे स्थान पर, कर्नाटक के वेलूर जैसे स्थान पर, और आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में धीरे धीरे चीनी की मिलें लगने लगी। ठीक है, क्या कारण था इस क्षेत्र में लगने की? दक्कन के पठार की काली मृदा जो कि गन्ने के लिए महत्वपूर्ण होती है, दोमट और काली मृदा जो होती है, काली मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी जो होती है, वो गन्ने के लिए महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? गन्ने के लिए अनुकूल है। गन्ने की फसल को अधिक नमी की जरूरत होती है, यानी ठंडक वाली फसल है ये। कैसी है भाई? इसको ठंडक चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा इसे 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कितनी चाहिए? 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा, तापमान 30 से 35 तक। नमी देखो इसकी, है ना, होती है। और काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता होती है। काली मृदा जो होती है ना, उसमें नमी होती है। काली मृदा कौन सी होती है? काली मृदा में नमी होती है, फिर धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ जाती है ना। जो हम तालाबों के अंदर जब पानी सूख जाया करता है तो कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें घर को जिससे लीपा जाता है, कच्ची दीवारों को पोता जाता है उससे, इस प्रकार से काली मिट्टी होती है। तो पानी वाले क्षेत्रों में होगी काली मिट्टी, मोस्टली वहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये कारण रहे कि इन क्षेत्रों में भी जो है गन्ने की मिलें लगने लग गई। गन्ने की मिलें इसलिए लगने लग गई क्योंकि यहाँ पे गन्ना होता है और गन्ने से फिर चीनी बनाई जाती है। तो काली मिट्टी इनमें भी मिलने लगी, तो यहाँ भी गन्ना की खेती हो गई, यहाँ भी चीनी बनने लग गई। तो शुरू में तो यूपी और बिहार और यूपी दो का ही नाम आता है, फिर धीरे धीरे 4 राज्य और जुड़ जाते हैं, और फिर राजस्थान सहित और राज्य भी जुड़ जाएंगे। काली मृदा में चूना का अंश अधिक होता है, जो गन्ने की फसल के लिए अनुकूल है। काली मृदा जो होती है उसमें चूने का अंश होता है। देखो, फसल के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, फास्फोरस का होना, नाइट्रोजन का होना, बेरोन का होना, यानी कि जमीन में पाई जाती है ये चीजें। तो काली मिट्टी जो होती है ना, उसमें चूना पत्थर ज्यादा होता है और फसलों के लिए कारगर साबित होता है, इसलिए चूना पत्थर वाले क्षेत्र में ये ज्यादा देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में समुद्री आर्द्र जलवायु कारण गन्ने की पेराई अवधि उत्तर भारत की तुलना में लंबी है। क्या कह रहे हैं हम? पेराई अवधि दक्षिण भारत में समुद्र के कारण, क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है, दक्षिण भारत में समुद्र में आर्द्र जलवायु है, ठंडक होती है। अब मुझे बताओ, एक तो जैसलमेर की उस रेगिस्तान की तपती बालू मिट्टी में, उस मरुस्थल में, उस डेजर्ट में, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर थार का मरुस्थल राजस्थान के कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है, उस जैसलमेर में गन्ना ले जाके रख दो आप, 4 घंटे बाद गन्ना सूख जाएगा। सूखेगा कि नहीं सूखेगा? लेकिन अगर तट जहां ठंड है, या जम्मू कश्मीर में ले जाके रख दो गन्ने को, सूखेगा क्या बर्फ के अंदर जल्दी से? नहीं सूखेगा, नहीं सूखेगा ना। तो यही कारण है कि आर्द्र जलवायु के कारण दक्षिण भारत, हमारा ये वाला जो भारत है, जो हमारा शुरू से फेवरेट रहा है, इस भारत में यहाँ जो तटों पर नमी है, तटों पर नमी के कारण तमिलनाडु में जब हम कोयम्बटूर देखेंगे, तमिलनाडु में क्या पढ़ेंगे? कोयम्बटूर देखेंगे, जब हम देखेंगे कि यहाँ पेराई लेट होती है, पेराई लेट होती है, मतलब गन्ने से चीनी लेट बनाई जाती है, क्योंकि सुक्रोज की मात्रा घटती ही नहीं है, क्योंकि वो सूखता नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, इन राज्यों में इसलिए है क्योंकि चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है, तो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में गुण होते हैं चूना पत्थर के। दक्षिण भारत में अधिकतर चीनी मिलें सहकारिता के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट की तरफ से है सारी की सारी अधिकतर। इससे गन्ना एवं चीनी उत्पादन की प्रति कृषकों को लगाव बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा मुनाफा देती है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। रिकवरी रेट यहाँ 11.6% के करीब है, यानी उत्पादन क्षमता अच्छी है। रिकवरी रेट का मतलब उत्पादन क्षमता अधिक है, गन्ना कभी भी खराब नहीं होता है। दक्षिण भारत में गन्ने की रस की मात्रा अधिक होती है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। उत्तर भारत की तुलना कर रहे हैं, ये देखो, ये तमाचा है उत्तर भारत वालों के लिए कि देखो हमारा गन्ना सूखता ही नहीं है। दक्षिण भारत वाले कह रहे हैं उत्तर भारत वालों से, हमारे यहाँ तो गन्ना सूखता ही नहीं, तुम्हारा जल्दी से सूख जाता है। ध्यान दो इस बात पे। दक्षिण भारत में जल विद्युत का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि पानी है तटों पे, तो तटों से बिजली बनाई जा रही है आराम से। तो ठीक है, ये चीज तो हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में चीनी की मिलें कहाँ है भाई साहब? उत्तर प्रदेश तो पड़ गया है। उत्तर प्रदेश का 2 आप सबको याद है, गंगा यमुना का, और दूसरा तराई क्षेत्र। उसके अलावा 4 तो हमने 2 आप में याद किए थी जगह, और तराई क्षेत्र में 6 या 5 शहरों के नाम हमने याद किए थे, वो आपको पता होना चाहिए। हम यूपी की सारी मिलों को पढ़ने के बाद, दक्षिण भारत की कुछ छोटी छोटी बातें करने के बाद हम बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में चीनी मिलों का संकलन उत्तरी पश्चिम जिलों में, यानी बिहार का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, बिहार का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र,
इस क्षेत्र में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण यानी बिहार की कौन कौन सी जगह, एक तो चंपारण जहां वो गांधी जी का सत्याग्रह वगैरह शुरू हुआ था, है ना, चंपारण तो बहुत फेमस है, मुजफ्फरनगर भी फेमस है, सारण भी फेमस है, सारे फेमस है ना। कौन है उत्तर प्रदेश से कमेंट बॉक्स में बताना। चंपारण, सारण, मुजफ्फरनगर, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, चंपारण, सारण, मुजफ्फरनगर, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गया, भागलपुर, पटना, भोजपुर अन्य चीनी उत्पादक जिले हैं। तो आपको ये सारे याद करना है। पहले ये याद करना है, गया, भागलपुर, पटना। कौन गया? भागलपुर गया। कहां गया? पटना। क्यों? भोजपुरी सॉन्ग सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? भोजपुरी सॉन्ग। तो ऐसे याद करना है, गया, भागलपुर, पटना, भोजपुर। ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इनको लिखाया है। और याद कैसे किया जा रहा है वो भी मैं बता रहा हूं। अगर बिहार में ज्यादा कुछ याद नहीं होता है तो गया, भागलपुर यानी भाग के गया, भागलपुर कहां? पटना गया। क्यों? भोजपुरी सॉन्ग सुनने के लिए। ऐसे इसको याद रख लेना। तो ये बिहार की मिलें थी जो हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब, यहां गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला। पटियाला का नाम तो सुना ही होगा। अमृतसर प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। गुरदासपुर पहली कौन सी? गुरदासपुर। भगवान गुरुदेव से आस करते हैं, दास करते हैं, पुकार करते हैं। जालंधर का नाम सब जानते ही हैं। संगरूर, पटियाला और अमृतसर। देखो पहले हमने यूपी की पढ़ी सारी, यूपी के बाद हमने बिहार की पढ़ी सारी, बिहार और यूपी के बीच में कुछ बेसिक बातें दक्षिण भारत की हमने की थी। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं पंजाब की तरफ। यहाँ गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला, अमृतसर प्रमुख चीनी की मिलें हैं। हरियाणा, यहाँ यमुना नगर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद प्रमुख चीनी की मिलें हैं। कौन सी है? एक तो यमुना नगर, एक रोहतक, एक हिसार। रोहतक हिसार हरियाणा में है और फरीदाबाद छोटा सा हरियाणा है भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हरियाणा की मिलें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा इसका लोड नहीं लेना है, बहुत सिंपल है। ज़्यादा लोड लेने वाली दो ही चीज़ें, एक तो आप जब याद कर रहे थे उस क्षेत्र में यूपी की तरफ से हम आगे बढ़ रहे थे, दूसरा हम जब बिहार के क्षेत्र की याद कर रहे थे वो अगर याद कर लेते हो तो ये थोड़ा थोड़ा भी देख लेते हो तो कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। उत्पादक जिले हैं। राजस्थान, यहाँ गंगानगर एवं भूपल सागर प्रमुख केंद्र है। यानी एक तो गंगानगर और एक भूपल सागर, ये दो प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र। राजस्थान में कमी होती है, गन्ना कमी होता है ना। तो पिछला हमारा जो लेक्चर था ना वो सूती वस्त्र और कपास पर आधारित था, ये गन्ना यानी कि चीनी पर आधारित है। दोनों में कंपेयर भी करना है आपको, और हो सके तो बैठ के एक सारणी भी बनानी है कि इसकी क्या परिस्थितियां हैं, इसकी क्या परिस्थितियां हैं। आप देखेंगे कि अधिकतर के शहर आसपास ही दिखेंगे। तो महाराष्ट्र में अगर कोई पूछ ले कि ज्यादा कहां, तो पुणे लिखना है। तमिलनाडु में पूछ ले तो कोयम्बटूर याद रखना है। राजस्थान में पूछे तो गंगानगर याद रखना है। हरियाणा में पूछे तो रोहतक याद रखना है। और ऐसे क्षेत्रों को हम याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में पूछे तो अहमदाबाद को याद रखना है, सूरत को याद रखना है। यानी जहाँ सूती वस्त्र मिले हैं लगभग 80% चांसेस रहेंगे कि वहाँ गन्ने की यानी चीनी की मिल भी होगी, क्योंकि दोनों के लिए सेम परिस्थितियों की सेम वर्षा, लगभग सारी चीजें सेम ही होती है, लगभग थोड़ा सा अंतर होता है ना। तो ये चीजें आप याद रखें। आगे देखिए, तो ये चीजें पढ़ने के बाद सारा हमारा टॉपिक खत्म हो गया। एक एक चीज को समझा जाना हमने, और एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट की। अब कंपैरिजन आपको करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर वास्तव में हमने कंपैरिजन किया है और बड़ा मजा आया। सूती वस्त्र की मिलों का, और सूती वस्त्र मतलब कपास वाली मिलों का, और गन्ना मतलब चीनी वाली मिलों का कंपैरिजन करना है कि कहाँ कहाँ ये है। ये और भी डिटेल से हो सकता था टॉपिक, लेकिन मैंने ज़्यादा लंबा लिया नहीं, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से भी लिया है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कंपटीशन में भी यही चीज़ें सारी पूछी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में बड़े ही शानदार तरीके से 1 या 2 लेक्चर इसका और आने वाला है, ज़्यादा चिंता ना करें अब, और फटाफट से आपका कोर्स इस बार हो जाएगा, चिंता ना करें। और 1 शॉट की चिंता काफ़ी बच्चों को है, तो 1 शॉट बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।